प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। कल हम त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत पे बात कर रहे थे। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये देखा था कि इन्होंने त्रिआयाम दिए थे जिसमें कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस, 3 तरीके की बातें की थी। अब ये कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है ऑपरेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे सामने समस्या आती है तो उसके प्रति हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, उसके प्रति हम मानसिक क्रिया करते हैं जिसे हम संक्रिया कहते हैं। इस संक्रिया को हमने 5 भागों में बांटा था। इस संक्रिया को हमने कितने भागों में बांटा था? 5। विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेटिक और बिहेवियर। इस पर देखें, एक एक चीज़ पर हम देखते हैं। संज्ञान, किसी वस्तु को पहचानना संज्ञान है। मेमोरी, भूतकाल की बातों को मस्तिष्क में रखना मेमोरी है। अपसारी चिंतन, समस्या को हल करने के लिए हम बहुत सारे तरीके खोजते हैं, वो अपसारी चिंतन है। किसी एक हल को खोजते हैं, एक ही हल हम फाइनल कर लेते हैं, तो वो अभिसारी चिंतन है। और मूल्यांकन किए हुए कार्य का हम मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, ये हमारे ऑपरेशन के हिस्से हैं। ये हमारे ऑपरेशन के हिस्से हैं, यानी कि हमारे सामने जब भी कोई कार्य आएगा तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन में हम कॉग्निशन करेंगे, मेमोरी करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? ये सब कार्य होने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा? विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री से है जिस पर हम बौद्धिक क्रियाएं करेंगे। यानी हम किस पर डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, किस पे हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग करनी है, किसका हमें मूल्यांकन करना है, इस चीज़ को हम विषय वस्तु। हमारे सामने गणित का कोई सवाल है तो गणित का सवाल करने का जो सवाल है, गणित पुस्तक का जो टॉपिक है, वो विषय वस्तु है। इसमें पहले उन्होंने 4 प्रकार दिए थे, बाद में उन्होंने एक प्रकार और जोड़ा था। पहले 4 से 6 में गए थे और 6 से वापस 5 में आए थे। तो 4 प्रकारों के बारे में, 5 प्रकारों के बारे में देखते हैं। वो क्या है? अप्राकृतिक, किसी भी ज्ञानेंद्रिया द्वारा समझी गई मूर्त सामग्री जिसके बारे में सोचना है, मूर्त सामग्री, चित्रों पर चिंतन करना। किस चित्र को देखकर हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग बनानी है, किसको देख के हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है, किसको देख के हमें संज्ञान करना है, किस मेमोरी में हमें जाना है और किस मूल्यांकन में हमें पहुंचना है। वो यदि मूर्त सामग्री है, वो यदि चित्र है, तो वो हो जाएगा फिगरल, है प्राकृतिक। और प्रतीकात्मक समूह, सिंबॉलिक, जिसमें हमारे सामने चीज़ों को चिन्हों के रूप में दिए गए हो, जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग, अंडर रूट, किसी भी प्रकार के यदि चिन्ह दिए गए हों तो प्रतीकात्मक। इसके बाद में है शाब्दिक, शब्दों से संबंधित विषय वस्तु यदि है तो शाब्दिक। और व्यवहारिक, सामाजिक व्यवहार से, यदि सामाजिकता से संबंधित हमें कोई विचार बना रहे हैं, कोई सोच बना रहे हैं, कोई कन्वर्जेंट थिंकिंग बना रहे हैं, किसी मंदिर मस्जिद के ऊपर आप कोई अपनी सामाजिकता के लिए कोई व्यवहार उत्पन्न कर रहे हो, तो वो आ जाता है व्यवहारिक। फिर इसको देखिए आप, हमने यहाँ पर देखिए आप, है ना, ये हमारा क्या था? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक और सिमेंटिक और बिहेवियर। पहले इन्होंने सिमेंटिक नहीं जोड़ा था, बाद में इन्होंने इसमें सिमेंटिक जोड़ दिया। सिमेंटिक जोड़ने के बाद में ये 150 सेल्स हो गए। ये 150 सेल हो गए। पहले ये 4 थे, जब ये 4 थे तो ये 120 सेल थे।
तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि गिलफोर्ड ने पूर्व में कितने सेल के बारे में बात की थी, 120 सेल के बारे में बात की थी। गिलफोर्ड के कितने सेल भरे हुए हैं, 80 सेल अभी भरे हुए हैं। 80 योग्यताओं के बारे में वो इसके अंदर भर चुके हैं, लेकिन अभी भी बाकी खाली है। उत्पाद क्या है? किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु के प्रति की गई संक्रिया का परिणाम। संक्रिया का परिणाम विषय वस्तु थी, पहले हमारे पास में विषय वस्तु थी, हमने उस विषय वस्तु पे क्या कर दिया, संक्रिया लगा दी। संक्रिया लगाने के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, उत्पाद परिणाम आ गया। विषय वस्तु के साथ में हमने क्या कर दिया, संक्रिया लगा दी, और ये संक्रिया के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, परिणाम आ गया। ये परिणाम ही उत्पाद है। इनके इन्होंने 6 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? सबसे पहले यूनिट को कहते हैं श्रव्य दृश्य प्रतीकात्मक इकाई, जिसमें शब्दों का स्थान के स्थान पर हमें कोई चित्र, कोई प्रतीक, कोई दृश्य, कोई चीज़ हमें मिलती है, वो परिणाम के रूप में, उत्पाद के रूप में, जैसे कि मूवी। दूसरा उन्होंने कहा वर्ग, शब्दों या विचारों को वर्गीकृत करने की योग्यता। हमने उसके अलग अलग टुकड़े बना दिए, वो अलग अलग भागों में बांट दिया। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये वर्ण है, ये संधि है, ये संज्ञा है। इस तरीके से हम अलग अलग विचारों के रूप में हम उसको इकट्ठा करके एक योग्यता बना रहे हैं। रिलेशन, हम क्या कर रहे हैं, किसी विचारों, वस्तुओं के बारे में संबंध बना रहे हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये जानवर है, ऐसे मौसम में परिवर्तन होता है, ऐसे सूर्य की स्थिति होती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ये चंद्र ग्रहण है। इस तरीके से जब हम संबंधों को उत्पाद के रूप में बनाते हैं। चौथी ये बात कहते हैं संगठन, शब्दों, विचारों, वस्तुओं के बारे में औपचारिक रूप से सोचना। औपचारिक रूप से सोचना, जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है उसको संगठित करना, उसको शब्दों के साथ में जोड़ना। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये रिजल्ट किससे जुड़ा हुआ है। मेमोरी के साथ में हम संगठित करते हैं अपने परिणाम को। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, संख्या, वस्तु या कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। हम उसको रिजल्ट को अपने अंदर रूपांतरित कर लेते हैं कि 2 को 2 से गुना करने पर 4 आता है, 4 को 4 से गुना करने पर 16 आता है। एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को हमने संग्रहित कर लिया, अपने आप में ग्रहण कर लिया। दिस इज रूपांतरण या प्रत्यावर्तन हो जाता है। निहितार्थ, वर्तमान जानकारी को हम सीमित नहीं रखते, उस जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम जो काम करते हैं, इम्प्लीकेशन करते हैं। AgNO3 हमें प्रेसिपिटेशन में ब्लैक दे रहा है, तो वो वोटर में हम AgNO3 इंक का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से जब हम इम्प्लीकेशन करते हैं भविष्य की योग्यता को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारा निहितार्थ प्रणाली हो गई। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देखें, इस चित्र में उन्होंने क्या कहा था, प्रोडक्ट्स में क्या कहा था, यूनिट्स, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। ये 6 बातें उन्होंने किसके लिए बोली, तो सक्रिया। सबसे पहले क्या था, विषय वस्तु हमारे सामने आई, विषय वस्तु पे हमने संक्रिया लगाई और संक्रिया लगा के हमारे सामने उत्पाद आ गए, और ये सब मिल कर के हमारे पास में 120 और फिर 150 और अलग अलग समय में अलग अलग कोशों का निर्माण करने लगे। ये कोश मधुमक्खी के छत्ते की तरह माने गए। ये कोश जो हैं ये कैसे माने गए, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह माने गए। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग कोश बने हुए होते हैं, इसमें भी ये अलग अलग कोश बने हुए होते हैं। और ये कोश किससे भरे हुए होते हैं, ये कोश योग्यताओं से भरे हुए होते हैं। इन कोशों में योग्यताएं भरी हुई होती है। इनमें उन्होंने 80 कोश भर दिए हैं, लेकिन यदि पुरानी स्थिति में देखें
तो 40 कोश खाली है। लेकिन 1987 में गिलफोर्ड ने इसकी संख्या 6 कर दी थी। 6 करने से क्या होगा, इसका नंबर बढ़ करके 180 हो गया, है ना। 180 हो गया। पहले यहाँ पे कितना था, 5 × 4 × 6, 120 था। लेकिन जब इसको बढ़ा करके हमने यहाँ पर 6 कर दिया तो 180 हो गया। लेकिन ये बुद्धि का मॉडल मान्य नहीं हुआ, तो 1988 में इसको इन्होंने घटा करके संख्या 5 कर दी, जिसका 150 कोश निर्मित हो चुके हैं। अभी जो हम इन कोशों की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में एक मधुमक्खी के छत्ते की तरीके की संरचना आई है, इसमें कितने कोश हैं, 150। 150 में क्या क्या है, हमारे पास में कंटेंट के 5 हैं, ऑपरेशंस के 5 हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलकर के हमारे कितने हैं, 6। तो 5 × 5 = 25, 6 का 150। इस तरीके से हमारे पास में अभी 150 कोश हैं जो योग्यताओं से भरे हुए हैं। हिंदी अक्षरों को बालक कब पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। इसको आपने याद किया होगा जब जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन थे? बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता टर्मन है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता के लिए उन्होंने सूत्र दिया था, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु × 100। देखिए, टर्मन ने बुद्धि लब्धि मापने का सिद्धांत दिया, लेकिन स्टर्न ने उसके बारे में बात की थी सिर्फ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है। ये अलग अलग रोग हैं जिसके बारे में भी आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया पढ़ने की यदि अक्षमता है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ये एक तरीके का रोग है जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता, बच्चे को क्या अक्षर पहचानना है उसमें उसको समस्या आती है। बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ये कौन सी आयु में शुरू हो जाता है? ये 12 माह की आयु में ईर्ष्या शुरू हो जाती है। 12 माह की आयु में बच्चे को पता लगने लग जाता है कि उसकी मदर कौन है, और उसकी मदर ने यदि किसी और को प्यार कर दिया, किसी और को कोई चीज़ दे दी, तो उसमें ईर्ष्या आती है, उसमें गुस्सा का आना शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोवैज्ञानिक प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। दर्शन ये 2 चीज़ों से मिलकर बना था ना, साइकोलॉजी, ध्यान होगा आपको, जिसका अर्थ था साइकी प्लस लोगस, है ना। साइकी आत्मा और लोगस अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, ये दर्शन शास्त्र से उत्पन्न हुआ था। निम्न में से बुद्धि लब्धि की किस श्रेणी की सीमा के व्यक्ति को आप श्रेष्ठ कहेंगे? बताओ, 120 से 139, 110 से। ये टेबल आपको याद होगी, नहीं याद तो आपको याद करिए, कल मैं फिर इस टेबल के बारे में चर्चा करूंगी। 110 से 119 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति श्रेष्ठ सीमा में आते हैं। ये देखिए, ये टेबल देख लेते हैं हम। 71 से कम है तो जड़ बुद्धि, 71 से 80 अल्प, 81 से 90 मंद, 91 से 110 सामान्य, 111 से 120 तीव्र, 121 से 130 प्रखर और 130 से अधिक प्रतिभाशाली। तो हमारे से कौन सा पूछा गया है? श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ देखो किस में आता है, श्रेष्ठ यानी कि तीव्र बुद्धि 111 से 120, यानी कि इसमें आ जाएगा 110 से 119। ये हमारी श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति होगा। आज ही समाप्त करते हैं, कल हम आगे इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्नों को और बुद्धि का जो अगला प्रकार है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहें और आगे की तरफ हम प्रस्थान करते हैं।